नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साइबर प्लैटर की इस दुनिया में, जहां पे आपको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारी डिशेस टेस्ट करने मिलेंगी। आज के हमारे इस अगले पॉडकास्ट में हम एक बार फिर से स्वागत करेंगे आदरणीय श्री डॉक्टर निशांत सावंत जी का, जिनका पब्लिक डिमांड की वजह से इनको हमने वापस से बुलाया है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप जिस गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप कमेंट करिए। हम आपके लिए उन गेस्ट को कैसे भी रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे और उस टॉपिक पे खुद की स्टडी करके उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और आपके लिए हम वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशांत जी, आपने एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो वशीष जी, आपका भी धन्यवाद और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ पर फिर से बुलाया और मौका दिया कि मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातचीत कर सकूं और मेरे से जितना हो सके मैं आपके द्वारा लोगों तक पहुँच सकूं और अवेयरनेस का कार्यक्रम कर सकूं। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारा कमेंट में कई सारे व्यूवर्स के कमेंट ये आए थे कि 2008 जो ईयर था वो हमारे इंडिया के लिए या विश्व के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों था, उसमें ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी। दिस इज मोर स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी। क्या आप वो एक्सप्लेन करेंगे, कुछ इनसाइट शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी और 2008 ये दोनों हैंड इन हैंड गए हैं। अगर आप सोचोगे, देखो अगर आप कड़िया जोड़ते हो तो बट ऑब्वियसली 2008 व्हाट्सएप चालू हुआ 2008 पे। अच्छा, फिर आप देखोगे रिसेशन आया 2008 में, करेक्ट, बिटकॉइन आया 2008 में, आपका डार्क वेब आया 2008 में, आईफोन लॉन्च हुआ इंडिया में 2008 में। तो ये आप सभी कड़ियां अगर जोड़ते हैं तो 2008 आप देखोगे कि 2008 बहुत ही साइबर सिक्योरिटी में बूम करने वाला साल था कि सब चीजें जो बिक रही थी वो साइबर सिक्योरिटी के नाम पर ही बिक रही थी। अच्छा, जैसे अगर आप देखोगे तो रिसेशन आया, साइबर सिक्योरिटी हाई हो गया, इंटेलिजेंस हाई हो गया, टेक्नोलॉजी हाई हो गया, इसके लिए रिसेशन आ गया। करेक्ट, बराबर है। फिर आप सिक्योरिटी के पास जाते हो तो व्हाट्सएप किससे बेचा कि एंड टू एंड सिक्योर कनेक्शन है, एंड टू एंड आपका डाटा सिक्योर जा रहा है करके व्हाट्सएप बिका। फिर आईफोन अगर देखोगे, आईफोन बिकने की भी पॉलिसी वही थी कि गज शील्ड है, मिलिट्री मेटल है, सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है। ओके, वो उसी प्लेटफॉर्म पे आईफोन भी बिका। फिर बाद में आया बिटकॉइन और डार्क वेब। ये भी अगर आप देखोगे बिटकॉइन और डार्क वेब भी दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन आया कि एक सिक्योर्ड करेंसी चाहिए मार्केट में, नहीं डॉलर रुपी सिर्फ इससे काम नहीं होगा, एक सिक्योर्ड करेंसी को लाना जरूरी था। करेक्ट, एक अल्टरनेट सिक्योरिटी लाना जरूरी था मार्केट में, तो बिटकॉइन लॉन्च हुआ। फिर अगर करेंसी तो ला लिए, फिर करेंसी का सिक्योर ट्रांजैक्शन कैसे करें, तो सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए डार्क वेब की उत्पत्ति हुई। जैसे बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि डार्क वेब हुआ ही उत्पन्न उसके लिए है कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड और ट्रांजैक्शन वैसे हो। अच्छा, तो अगर आप देखोगे तो ये तो रहा 2008 का किस्सा। फिर आप अगर आगे चल के बोलोगे कि व्हाट्सएप कैसे बिका, कि व्हाट्सएप बिका कि एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी है, एंड टू एंड हम डेटा इंक्रिप्ट करते हैं, हम सिक्योर डेटा ट्रांसफर करते हैं। बराबर है। व्हाट्सएप ने कहा कि हम सर्वर पे कुछ भी नहीं रखते, अपने जो भी है आप जिसको हाई हेलो भेज रहे हैं उसी को वो हाई हेलो वैसे के वैसे टेक्स्ट में इंक्रिप्टेड डेटा में जा रहा है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो 2015 में जब ही यूके में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, तो यूके में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो यूके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो बॉम्ब ब्लास्ट में जो टेररिस्ट थे उन्होंने व्हाट्सएप का यूज किया था इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, और व्हाट्सएप यूज किया था। फिर ये जब फिक्स हुआ इन्वेस्टिगेशन में, तभी यूके गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को कहा कि भाई हमें लॉग्स दीजिए, हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि कैसे टेररिस्ट ने आपका व्हाट्सएप यूज किया था फॉर द फर्दर एविडेंस। तो व्हाट्सएप ने मना कर दिया। व्हाट्सएप ने कह दिया कि नहीं, हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, हम किसी का डेटा रखते नहीं, तो हमें पता नहीं, हम नहीं दे सकते। फिर ये क्लॉज हुआ तो यूके गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया कि नहीं भाई हमको व्हाट्सएप फिर बैन करना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के अंडर। क्योंकि अगर आप हमें एविडेंस नहीं दे सकते, हम टेररिस्ट को नहीं पकड़ सकते, और जबकि प्रूव हुआ है कि व्हाट्सएप यूज किया गया है कम्युनिकेशन के लिए और आप एविडेंस नहीं दे सकते, तो हम बैन करते हैं। और जैसे ही वो बैन किया तो व्हाट्सएप के ओनर को फाउंडर
रातों रात फ्लाई करके यूके पहुंच गए। यूके फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के साथ उनकी बात हो गई। फिर किसी को किधर कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ और 2-3 हफ्तों में ये केस क्लोज हो गया। अच्छा, मगर इफ यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स अगेन, इट्स नॉट रजिस्टर्ड थियोरी बट इट्स माय थियोरी। अगर आप कनेक्ट करते हो सब डॉट्स को, तो बेसिकली व्हाट्सएप ने तो कहा गवर्नमेंट को कि हम आपको डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकते, मगर उसी के साथ उन्होंने कहा कि हम तो नहीं दे सकते, मगर ये दूसरी कंपनी है इजराइल की, ये आपको जो डेटा चाहिए वो दे सकती है। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हो कि हम नहीं दे सकते मगर हमारा डेटा कोई और दे सकता है। दैट मीन्स अगर आप देखे जाओ तो जो कंपनी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है वो तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के नाम पर आपसे पैसा ले ही रही है, मगर उसके साथ साथ वो अपने लिए एक बैकडोर एंट्री भी बना रही है। बराबर, कि वो बैकडोर से आपका डेटा बेच के भी पैसा कमा रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर देखा गया तो इजराइल कंपनी जिसका व्हाट्सएप से कुछ लेना देना नहीं, वो आपका डेटा अगर दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? सही बात है। मतलब आप समझो कि ये कड़िया है कि बेसिकली हम, ये लूपहोल नहीं है, ये सोचने ये वाली फीचर बात है। बेसिकली ये व्हाट्सएप ने लूपहोल नहीं है। अगर लूपहोल होता तो इनको भी नहीं पता रहती कि वो दवाई क्या है, मगर ये दवाई बेच रहे। और ये भी क्यों बेचे? क्योंकि अगर यूके अगर बैन कर देता तो ऑस्ट्रेलिया बैन करता, इंडिया बैन करता, फिर लगातार हर एक कॉमनवेल्थ कंट्री व्हाट्सएप को बैन कर देती है। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबको प्यारी होती है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर व्हाट्सएप पूरे देश से बैन हो जाता, पूरे जगत से बैन हो जाता। इसी के लिए उन्होंने ये प्रोवाइड किया। मतलब मेरा कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही होगा कि मतलब बेसिकली जो कंपनी आपको सिक्योरिटी दे रही है वो बैकडोर भी रखती है और आपका डेटा बेच के भी कमा रही है और आपको सिक्योर करके भी कमा रही है। तो इसी तरीके से अगर आगे चलेंगे तो अगर आगे चल के अगर हम देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली आपको पता रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी का भी बीच में बहुत सारा फ्रॉड हुआ था कि फेसबुक पे प्रोफाइल्स बनाए थे। इन्होंने क्या किया कि मतलब 5-10 लड़की लोग के प्रोफाइल्स फेक बनाए। अच्छा। आपकी जानकारी और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली फेक प्रोफाइल्स मतलब चेहरे फेक बनाने की भी एक अलग वेबसाइट है, एक अलग एआई है कि जहां पर आप देखोगे कि मिली सेकेंड्स में हजारों करोड़ों फेसेस बनते रहते हैं, जबकि वो इंसान ही नहीं है इस दुनिया में। मतलब नया चेहरा, जो चेहरा है ही नहीं यहाँ पे। करेक्ट, बिल्कुल सही। वैसे चेहरे भी वो वेबसाइट पे बनाते रहते। अच्छा, अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बिजनेसमैन के डेटा निकाले, 5-10 अच्छे लड़कियों के फोटो निकाले, फोटो पे मास्किंग किया और एआई के द्वारा एक नया फेस बनाया और फेसबुक प्रोफाइल्स बनाए, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाए और एड रन कर दिया कि आपको हम $100 दे रहे हैं, 100 बिटकॉइंस दे रहे हैं, वो 100 बिटकॉइंस आप आपके बिजनेस में यूज कीजिए। अच्छा, जो फ्री में है उसका आपको कुछ नहीं देना, और कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना है आपके एंड से, आप बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज ऑफ नो यूज। मगर उसके लिए क्या हो गया, बिजनेसमैन को लालच पैदा हो गया कि चलो मेरे को फ्री मिल रहा है जिसके ऊपर से मैं आगे बिजनेस रोटेट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बिटकॉइंस इन्वेस्ट किए, बहुत सारे यूजर्स ने इन्वेस्ट किए, बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किए, कुछ ने अपने एक्स्ट्रा अपने खुद के जेब से भी बिटकॉइंस डाले। अच्छा, कि बिजनेस बढ़ रहा था। फिर कुछ महीनों के बाद जब भी पैसा लेने की टाइम आई बिजनेस ओनर्स की, तब वो कंपनी बंद हो गई। मतलब आपका पैसा उनके अकाउंट में आपको दिख रहा है मगर आप निकाल नहीं सकते। फिर आगे चल के उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, तभी दिल्ली पुलिस के पास ये एफआईआर आई थी, तो तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ऐसे ऐसे कंपनी, वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। अच्छा, बेसिकली सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी। तो इंडियन पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया कि नहीं, हम तो कुछ इसमें कर नहीं सकते। मतलब वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि हैकर्स ऐसा नहीं है कि तुरंत वो मारते हैं और आपको दर्द होगा, वो आपकी जिंदगी में आपको मॉनिटर करते हैं, आपके हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हैं और फिर आपके ऊपर हमला करते हैं। जब तक उनके पास पूरा डेटा नहीं होता है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि यू आर अंडर अटैक, बट यू आर अंडर ऑब्जर्वेंस। तो जब भी हम उसी केस पे आते हैं, तो जब भी पुलिस ने कहा कि नहीं ये सिंगापुर की कंपनी है, हम आपको कोई
सहायता नहीं कर सकते। तो फिर सब बिजनेसमैन फिर से आ गए, फिर सोशल मीडिया, न्यूज और इसमें उन्होंने पब्लिश किया कि नहीं भाई हमको ऐसा ठग दिया है, हमको ऐसा बताया था, ये ऑफर दिया, पब्लिश किया, हमने पैसे डाला, तो ये ऐसे ऐसे फ्रॉड कंपनीज है, तो आप भी इसमें निवेश मत कीजिए। अब उन्होंने तो अच्छे हेतु से किया था कि अवेयरनेस के लिए किया था, मगर अभी हैकर्स की इंटेलिजेंस देखिए आप कि उन्होंने क्या किया, फिर से फेक अकाउंट्स बनाए। अच्छा। और नाम दिया साइबर एक्सपर्ट्स। ओके। साइबर एक्सपर्ट्स का नाम दिया, प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर्स दिए, शेयर किए, टोल फ्री नंबर्स शेयर किए और उनको कनेक्ट किया। मतलब रिसेप्शन में जैसे एक लेडी फोन उठा के बोलती है हाय हेलो गुड मॉर्निंग, उनको बोला, उनको प्रेजेंटेबल दिया कि हाँ अरे हमको ऐसा पता चला कि आपके साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ। अच्छा। तो उन्होंने भी कहा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सही थी, एग्जैक्ट अमाउंट्स भी वो सही बता रहे थे कि आपके साथ इतने इतने पैसे का फ्रॉड हुआ, इतने इतने चीज का फ्रॉड हुआ, इतने इतने महीनों का फ्रॉड हुआ। फिर वो जब भी कोरिलेट होता है आदमी, तब आदमी खुलने लगता है। अच्छा। तो आदमी को लगा ओके सामने से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मतलब कुछ तो गवर्नमेंट या किसी ने कुछ तो कार्रवाई की रहेगी या हमको हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करते हैं, हमारा आपका क्रेडेंशियल्स हमको दे दीजिए, सो हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आएगा। तो सभी बंदे लोग ने दे दिया क्रेडेंशियल्स की, ओके चलो इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आएगा। क्रेडेंशियल्स दे दिया, ओटीपी दे दिया, और वही सब बिजनेसमैन फिर से ठग दिए। मतलब एक ही बिजनेसमैन, एक ही व्यक्ति दो बार साइबर क्राइम का शिकार हो गया। ये तो बहुत ही ऐसी घटना है कि जैसे मुझे पुरानी बात याद आ गई, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। आज के साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी मत बोलो जो आपका पर्सनल हो, कुछ भी मत दिखाओ जो आपकी पर्सनल या जैसे अटैक की इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर कर दी, और कुछ भी मत कहीं पे भी पोस्ट करो। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज है ना, एक बहुत ही थिन लाइन है कि यूजफुल एंड मिसयूज के बीच में एक थिन लाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में अगर आपको पोस्ट करना है तो आप क्यों पोस्ट कर रहे हो? अगर आप एक कॉमन व्यक्ति हो तो आप चाहते हो कि आपके घर में, आपके रिलेशन में जो लोग आपको जानते हैं बस उन्हीं को आप पोस्ट कीजिए। सही बात। तो आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए आपका अकाउंट। आप क्यों? क्योंकि आप आपके घर में फोटोज निकाल रहे हैं, आपके घर के पीछे बैकग्राउंड है, आप किधर जा रहे हो उसका बैकग्राउंड है, उसका सामने वाला क्या मिसयूज कर सकता है ये आप नहीं सोच सकते। मगर वो यूज करने वाला सोच रहा है। तो जब भी आप एक अगर नॉर्मल फिगर हो तो मैं आपके द्वारा सबको बताना चाहूंगा कि आप आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कीजिए, कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड यूजर हो, जो आपको जानने वाले यूजर्स हो वही आपका प्रोफाइल देख सके, आपके फोटोज देख सके, आपके बारे में जानकारी रख सके। और अगर आप पब्लिक फिगर्स हो, आप नेता हो, आप एक्टर हो, तो वो देखिए, वो एक्टर्स कभी भी घर के फोटो नहीं निकालते। वो निकालते हैं तो कोई ब्रांड प्रमोशन होता है, कुछ अवेयरनेस होता है, उनके वीडियोस और उनके पोस्ट सोशल मीडिया में आते हैं। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन के घर में क्या क्या टीवी है, कौन सा टीवी है, नहीं पता। क्यों? क्योंकि लोग सेल्फी निकाल के सोशल मीडिया में नहीं डालते। मगर वही चीज हम अगर सेल्फी लेते हैं तो हमारा टीवी कौन से पोजीशन में है, गेट कौन से पोजीशन में है, खिड़की कौन से पोजीशन पे, वो सारी जानकारी आप हैकर्स को दे रहे हैं। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है सोशल मीडिया में अगर आप शेयर कर रहे हो बहुत अच्छी चीज है, मगर वो किसको जानकारी जानी चाहिए ये उससे बहुत बेहतरीन चीज है, जो आपको सिक्योरिटी के नाम पर जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ये तो एंटरटेनमेंट पर्पस से सोशल मीडिया शेयरिंग हो गई, लेकिन निशान जी कई सारी प्रोफेशनल सोशल मीडिया साइट्स ऐसी है जहाँ पे मैं अपना रिज्यूम अपलोड करता हूँ। वहाँ पे तो क्लियर कट मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा है, मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इस पे क्या आपकी राय है फिर? करेक्ट, बिल्कुल। तो मेरे को उसी के पास देना, जैसे मैंने आपके प्रीवियस पॉडकास्ट में भी कहा था कि जब भी मैं कोई एप्लीकेशन के लिए या कोई वेबसाइट को जब भी देखता हूँ या उसको खंगालता हूँ, तभी वहाँ पे वो नोट लिखा जाता है बाकायदा कि वो रक्षा में रखकर कि बाबा हम ये चीजें आपके मॉनिटर कर रहे हैं। मगर हमें क्या होता है, जब भी फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने दिया कि रिज्यूम का एग्जांपल, तो जब भी जॉब सर्च करते रहता है तो उसके दिमाग में क्या होता है कि नहीं मुझे एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए, तो वो उसी पर फोकस रहता है। मगर ये जो हैकर कम्युनिटी है, ये जो चोर कम्युनिटी है, ये उसका ही फायदा उठाते हैं कि आपको वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, नीचे वो काइंडली नोट एक्सेप्ट करने बोलेंगे, आप एक्सेप्ट करोगे, वो आपका इन्फॉर्मेशन लेके आपका डेटा दूसरे को बेच रहे हैं। आपका डेटा का व्यवसाय हो रहा है और आपको पता भी नहीं। मतलब आप किसी का धंधा चला रहे हो,
सही बात। तो इसी के लिए, वही रोकने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आप जागरूक रहोगे तो ये हैकर्स का धंधा आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पर रोकेगा। तो ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। और वैसे जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि अगर आप ठग लिए जाते हो, अगर आपके ऊपर कोई भी साइबर अटैक होता है, तो कृपया करके आप जो एजेंसीज है उनको 6 घंटे के अंदर अगर आप रिपोर्ट करोगे तो वो अटैकर पकड़ा जा सकता है, आपको पैसे रिटर्न मिल सकते हैं। तो सभी चीजें आपके ऊपर है। सुरक्षा करना गवर्नमेंट की काम है। बहुत सारे एजेंसीज है जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज है, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज है, इनमें संलग्न है, मगर उसका उपभोग लेना और आपको बचाना ये आपकी जवाबदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। जैसे जैसे हमारे पॉडकास्ट के सीरीज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससी रिलेटेड उतनी ज़्यादा जानकारी आप हमें हमारे साथ जो साझा कर रहे हैं, जो हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही काम आएगी। बिटकॉइन में लोग बहुत बातें करते हैं, आपने देखा रहेगा। बातें, इंटरेस्ट भी है मुझे बहुत। आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो? अभी तक नहीं किया। ओके, वैसे करने के लिए कुछ रहता नहीं है, आप कितने भी अमाउंट पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो बेसिकली। मगर आप देखिए बिटकॉइन का ओनर कौन है किसी को पता नहीं है। करेक्ट। अगर आप देखोगे, आप गूगल करोगे कि बिटकॉइन का ओनर है संतोषी नाकामोटो, जबकि ये कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ, ये ओरिजिनल में ये कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये एक डमी इमेज बना दिया, न्यूज़पेपर चालू कर दिया, बिटकॉइन का थियरी डाल दिया, उनको एक करेंसी लाना था करके एक नाम दे दिया जो इतिहास में हकीकत में है ही नहीं। ओके, मगर फिर भी अगर आप देखोगे तो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अपना हार्ड एंड मनी वहां पे पंप कर रहे हैं। हैं। मगर वही अगर आप बोलोगे किसी को ऐड चला के या किसी के पास जाकर कि आप आपका पैसा आरबीआई में डालिए, सेबी में डालिए, या कोई भी एक ओनरशिप जो ओन करता है, मतलब बेसिकली क्या है कि कोई ना कोई चीज के लिए कोई ना कोई एक फेस होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। मगर अगर आप देखोगे तो डार्क वेब और बिटकॉइन दोनों हैंड इन हैंड ही चालू हुए। उसका एक मतलब अगेन इट्स माय थियरी, इफ यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि जब भी बिटकॉइन शुरू हुआ तभी शुरू होने की वजह थी कि इंडियन रुपीज या डॉलर हम आगे बढ़ाने से अच्छा एक कोई तो एक नया करेंसी लाते हैं मार्केट में जिसको हम आगे यूज कर सके बेसिकली। अभी यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की मर्डर की सुपारी दे रहे हो तो उसका ट्रांजैक्शन आप डॉलर या रुपीस में तो नहीं कर सकते ना। करेक्ट। तो उसको आपको एक कोई तो अलग करेंसी चाहिए जो सिक्योर्ड हो। करेक्ट। जिसका कहीं अता पता नहीं हो, बराबर है, जिसका कोई ट्रेस नहीं हो। तो इसके लिए डार्क वेब बना। अगर आप देखोगे तो मोर देन 80% 90% डार्क वेब में सब गलत काम ही होते हैं। बट ये कुछ नया सुनने मिला कि 80% 90%, मुझे तो लगता था कि 100% डार्क वेब गलत चीजों के लिए यूज होता है। नहीं, डार्क वेब कैसा है, डार्क वेब की निर्माती जब हुई थी तभी बेसिकली वो अच्छे काम के लिए ही हुई थी। अच्छा। मगर उसका डिसएडवांटेज हैकर्स और उन्होंने इतना लिया कि वो रेशियो बढ़ गया। बिकॉज समझो फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला अच्छी चीज के लिए भी हो तो वहां पे भी डार्क वेब यूज किया जा सकता है। मगर उसकी पब्लिसिटी और उसका काम इतना बढ़ गया कि गलत कामों के लिए वो ज्यादा यूज होने लगा। इसके लिए डार्क वेब अगर आप देखोगे तो बट ऑब्वियसली बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन डार्क वेब के थ्रू होता है कि आपको जो भी गलत काम करना है तो आपको पे करेंगे, तो हम बिटकॉइंस में पे करेंगे जहाँ पे कुछ करेंसी का ट्रेस नहीं होगा और वो वहां पे आगे चल के कहाँ पे यूज हो रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली यही होता है और इसी के लिए बिटकॉइन यूज होते हैं। अगर आप देखोगे कि कोई भी रैंसम अटैक है या कोई भी है तो वहां पे आपको डॉलर्स या रुपीस नहीं मांगे जाएंगे, आपको बिटकॉइंस ही मांगे जाएंगे। एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट बिटकॉइंस इनटू द रैंसम अमाउंट कि वो 25 लाख है, 30 लाख है, 80 लाख है, करोड़ है, तो वो हिसाब से आपको उनको ये मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था कि अगर मुझे रैंसम नोट दिखने मिलता है, मुझे अटैकर्स में से कुछ डिमांड करता है कि इतने चाहिए, कि वो किस करेंसी में होता है। मेरे मन में ये सवाल चल रहा था कि अगर मैं उसे INR ट्रांसफर कर रहा हूँ, बैंक डिटेल्स मेरे पास है, तो मैं क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहा हूँ। बट आपका ये जो बिटकॉइन को लेके इनसाइट था, ये मेरे मन के क्वेश्चन को इसने सॉल्व कर दिया। चलो अभी इसमें अगर मैं एक केस बताऊँ आपको, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बेसिकली एक CEO थे, मतलब बेसिकली मुझे एक फ़ोन आया था जस्ट 2-3 हफ्ते पहले ही। तो उन्होंने एक मतलब
मैं नाम तो नहीं ले सकता आपके प्लेटफॉर्म पे, मगर वो 10-15 टॉप मिलेनियर्स में उनका नाम आता है। अच्छा। उनका कॉल आया था, उन्होंने बोला कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए निशान जी, एक कुछ तो साइबर क्राइम हो चुका है, एक छोटा सा साइबर क्राइम हुआ है, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। और मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था, तो मैं फोन करना भूल गया, उनको कॉल बैक करना भूल गया। तो बाद में फिर से उनका फोन आया, वो बोल रहे थे कि अरे निशान जी अभी आपका ध्यान नहीं है, हमको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मेरा 4 करोड़ का नुकसान हो गया है, थोड़ा साइबर क्राइम हो गया है, 4 करोड़ रुपए हमारे चले गए हैं करके। तभी मुझे याद आया, ओके छोटा मतलब 4 करोड़ इनके लिए छोटा अमाउंट होता है। फिर थोड़ा सा सीरियस, फिर हम मिले, फिर हमको उन्होंने बताया कि हमारा सीईओ का लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जिसके वजह से ये साइबर अटैक हुआ और फिर हम फंस गए और 4 करोड़ का हमको नुकसान हुआ। तो फिर जब ये केस उन्होंने पुट अप किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला तो कि हाँ सच्ची में सीईओ का लैपटॉप हैक हुआ था। तो मैंने कहा कि सीईओ का लैपटॉप हैक हुआ और 4 करोड़ प्लस की चोरी हुई है, और सीईओ को पता कैसे नहीं चला। बराबर। और जबकि मुझे और एक चीज पता चली कि ये 2-3 महीनों से हो रहा है। अच्छा। तो फिर मुझे शक आया कि 2-3 महीनों से अगर ये सीईओ की चोरी हो रही है, 2-3 महीने से धीरे धीरे हो रही थी या 2-3 महीने का ऑब्जर्वेशन पीरियड था? नहीं, 2-3 महीनों के टाइम स्लैब में उनकी चोरी हुई थी। अच्छा। मतलब 4 करोड़ एक साथ नहीं गए थे, उनके स्लैब वाइज गए थे। अच्छा। तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो मेरा पहला शक आया कि सीईओ के ऊपर ही आया कि सीईओ कहीं आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि सीईओ की पहली जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनका लैपटॉप आप दे दीजिए। तो फिर उनके आईटी वाले से मुझे पता चला कि उनका लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया। तो मैंने बोला अरे फॉर्मेट क्यों किया, वहाँ पे एविडेंस हो सकते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकता है कि कौन सा क्या चीज हुआ था, कभी क्या हुआ था। तो उनके आईटी वालों ने कहा कि वो एक जर्मनी बैंक थी बेसिकली। तो जर्मन बैंक थी, तो जर्मन पुलिस हमसे कुछ और एविडेंस मांगती, और उसमें हमारे और भी कुछ चीजें थी, सेंसिटिविटी कि जो हम पुलिस को नहीं दिखा सकते थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तो वो भी सही था कि वो और फंसे नहीं, इसके लिए उन्होंने वो फॉर्मेट मार दिया। फिर मैंने बोला कि अभी तो मैं कुछ आपकी हेल्प कर नहीं सकता क्योंकि एविडेंस कुछ है नहीं। तो बोले नहीं निशान जी आप कुछ ना कुछ कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए, क्योंकि लिए और भी हमें शक है कि और भी कुछ हो सके, तो डैमेज होने से अच्छा हमें वो चोर पकड़ना है करके। फिर मैंने बोला कि अरे मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं अभी, मेरे को भी तो एविडेंस चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए। फिर हमने और इन्वेस्टिगेशन किया और देखा। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, आपका ईमेल्स, जब भी आपको पता है कि ईमेल से चोरी हुई है या लॉग्स किसका नहीं दे सकते, तो ईमेल्स का लॉग दीजिए। तो ईमेल सर्वर से उन्होंने लॉग्स निकाल के दिए। फिर जब हम लॉग्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसमें हमें एक चीज थोड़ी खटकी कि मैंने देखा कि वो ट्रांजैक्शंस के ईमेल आ रहे हैं। अच्छा। मतलब बैंक से ईमेल भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने कैसे किया था, ऑथराइजेशन किया था। जैसे मैंने कहा कि मेकर चेकर होता है, तो बैंक से अगर कोई भी पैसा निकालना है तो वो सीईओ को पहले बैंक में मेल करना पड़ता है कि ये अमाउंट ये अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। देन बैंक को ट्रांसफर करती है और बैंक उनको ईमेल कंफर्मेशन देती है कि ओके हमने ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, ये अकाउंट में आपका ये बैलेंस बचा है अभी। तो मैंने कहा कि 3-4 महीने से अगर इंस्टॉलमेंट्स में चोरी हो रही है तो ये किसी को नोटिफाई क्यों नहीं हुआ? पहले सीईओ को मेल्स आ रहे थे, बैंक से भी आ रहे थे, सीईओ से भी मेल जा रहे थे, तो चलो ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ रहेगा तो मेल्स जा रहे हैं, मगर बैंक से भी तो मेल आ रहे हैं, तो इनको डाउट क्यों नहीं हुआ? बराबर। फिर और इन्वेस्टिगेशन डीप डाइव किया, मैंने मेल्स को देखा, तो जो बैंक के ईमेल से जो हेडर आ रहे थे बेसिकली, वो हेडर का पता किया तो वो जर्मन बैंक से आ ही नहीं रहे थे, वो यूएस से आ रहे थे। और जबकि वो जर्मन बैंक का यूएस में कोई ब्रांच ही नहीं है। अच्छा। और यूएस में कोई ईमेल सर्वर ही नहीं है। अच्छा। फिर भी वहां से वो हेडर आ रहे थे जो हमने ट्रेस किए। फिर मैंने कहा कि ये तो और प्रॉब्लम है कि मतलब सिर्फ आप ही नहीं ठग रहे हो, कि बैंक भी ठग रहा है, कि बैंक का ईमेल सर्वर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। फिर मेरे ध्यान में आया कि बैंक शायद हिप्पा कंप्लायंट नहीं है, जिसके वजह से उसका ईमेल सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो मैंने उनको फिर से कहा कि ठीक है एक काम कीजिए, आप फिर से कोर्ट में केस कीजिए और बैंक आपको लायबल है, क्योंकि बैंक ने पहले भी केस किया था, तभी कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि बैंक लायबल नहीं है आपको पैसा देने के लिए। केस किसने किया था? केस विक्टिम ने किया था। अच्छा। जो विक्टिम थे उन्होंने केस किया था जर्मन बैंक के ऊपर कि भाई बैंक ऐसा बोल के जीत गई कि हम लायबल नहीं है। करेक्ट, क्योंकि लिए वो ट्रांजैक्शन से, वो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन से हो रहे थे।
क्योंकि मेल जा रहा था और उसके ऊपर बैंक एक्ट कर रहा था। फिर बाद में हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें लगा कि IPA कंप्लाइंट नहीं है अच्छा। बैंक का ईमेल सर्वर। फिर हमने बोला कि नहीं, आप फिर से केस रीओपन कराइए, हम सर्वर को हैक करके दिखाएंगे कि बैंक से ये देखो IPA कंप्लाइंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं से वो बात फैल गई, बैंक को पता चल गई और वो केस के दरमियान ही बैंक ने IPA कंप्लाइंट अपना ईमेल सर्वर कर दिया। अच्छा। तो फिर से भाई कोर्ट ने बोला कि नहीं इनका कंप्लाइंट, ये तो कंप्लाइंट है, इनका ईमेल सर्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मगर फिर आगे चलकर जब भी हमने इन्वेस्टिगेट किया तो बोला कि चलो IPA कंप्लाइंट तो हो गया, अभी मगर ये चीज कर कौन सकता है, मतलब कोई तो एक बैंक का भी एम्प्लॉय होना चाहिए। फिर हमने देखे तो बहुत सारे मॉनिटर्स किए, बिटकॉइंस पे भी मतलब वॉच रखा, बिटकॉइन में वॉचडॉग लगाया था कि अगर पैसा कोई भी ज्यादा ट्रांसफर होता है इधर से उधर तो हमें अलर्ट आए। फिर वो ट्रांजैक्शन ट्रेस करते करते कहीं पे हमको कनाडा से एक लड़की के इमेज पे एक कमेंट मिला और जो कमेंट था वो विक्टिम के एम्प्लॉय लिस्ट में से एक एम्प्लॉय था। तो फिर हमने बोला कि नहीं देखिए ये विक्टिम हो सकता है, तो बट ऑब्वियसली आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसको साइड में बुलाइए, हमें सवाल इससे करना है। तो बेसिकली फिर जब ये सवाल जवाब हुआ तो सब हुआ, तो तब वो उसने पूरा अपना चिट्ठा खोला, तब पता चला कि वो बंदा बैंक में, वही जर्मन बैंक में पहले काम पे था। अच्छा। उसका फर्स्ट जॉब ही वही था जर्मन बैंक पे। तो जब वो बैंक में काम पे था तभी उसको पता चल गया था कि कोई उसके 5-6 कस्टमर्स है, 5-10 कस्टमर्स है जहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल नहीं है, ईमेल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल नहीं है। ये चीज उसको वहीं से पता चल गई थी और बैंक में काम कर रहा था, इसके लिए उसको पता था कि उसका ईमेल सर्वर IPA कंप्लाइंट नहीं है, तो ईमेल सर्वर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने VPN यूज करके US के कोई सर्वर से अपना ईमेल सर्वर बनाया जैसे बैंक का ईमेल सर्वर है। फिर उसने क्या किया, उसने वो 5-6 जो यूजर्स थे, जो CEOs थे, वही सब जगह पे 5-6 जगह पे अपना रिज्यूम दे दिया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। कि चलो इनमें से कोई भी आएगा, और उसी से लकी ड्रॉ सिस्टम में से ये जो विक्टिम थे ये CEO पकड़ा गए। तो वहां पे वो 1-1.5 साल से जॉब कर रहा था, वहां पे IT में जॉब कर रहा था। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए उसका CEO का लैपटॉप उनके पास आया रहेगा IT के लिए मेंटेनेंस के लिए, वहां पे उसने उसका पासवर्ड ले लिया CEO का, वैसे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल नहीं था, उसको ऑलरेडी पता था। तो उसने उसके ईमेल ID यूज करके ईमेल्स भेजे। फुल प्रूफ प्लानिंग। यस, देखिए मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हैकर्स लोग में पेशेंस और परसिवरेंस बहुत रहता है। कि देखिए ये पेशेंस का काम है ना, कि आपको पता है आपको इसको अटैक करना है, मगर फुल होमवर्क करके वो आया था कि वो उसने मतलब 1-1.5 साल से तो वो वहीं पे काम कर रहा है। उसके पहले उसने दिमाग में अपना प्लान बनाया रहेगा कि ईमेल सर्वर खड़ा करना है, ऐसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मैं ठगूंगा। करेक्ट। इट्स नॉट ए इजी जॉब। जैसे हम बोलते हैं कि चोरी तो 2 सेकंड्स में हो जाती है, मिली सेकंड्स में हो जाती है, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बिटकॉइंस में ट्रांसफर हो जाता है। मगर वो चोरी करने के लिए जो स्ट्रगल और जो मेहनत लगती है उसकी पहले की प्लानिंग, यस, और जो डेडिकेशन से वो करते हैं, क्योंकि कई बार मैं कहता हूँ कि मुझे वो हैकर्स की पेशेंस की भी दाद देनी पड़ती है कि भाई वो इतने पेशेंस से वो संदिग्ध ट्राई कर रहा है कि ये इंसान को मैं ठगूं। करेक्ट। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम वही परसिवरेंस अपने सिक्योरिटी में डालें कि हाँ नहीं मुझे सिक्योर करना है, अपने साइबर हाइजीन को सुधारे, कि अपने डे टू डे वर्क्स में जैसे फॉर एग्जांपल 2FA है तो अपने ईमेल्स में 2FA रखे, एप्लीकेशंस कोई भी आप इंस्टॉल कर रहे हो डाल रहे हो तो एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी पैरामीटर्स मेजर करे, वहाँ पे जो नोट दिया गया है वो परमिशंस देख के पूरा नोट की, भाई अगर ऑडिटिंग वाला ऐप है तो एडिटिंग वाला ऐप है, कोई फोटो एडिटिंग वाला, तो वो फोटो एडिटिंग वाला ऐप को कॉन्टैक्ट्स का परमिशन क्यों चाहिए? करेक्ट है, नहीं चाहिए, मगर फिर भी वो कॉन्टैक्ट्स ले रहा है, फिर भी वो डेटाबेस बना रहा है। तो वो परमिशंस डिनाई करे, प्रॉपर टाइम पे उसको रोके और अपनी साइबर हाइजीन सुधारोगे तो ही ये साइबर अटैक्स रोक सकते हैं। बहुत बढ़िया इंसाइट्स है आपके निशान जी, इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रियल स्टोरीज के साथ में, केस स्टडीज़ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए और अपने इंसाइट्स, अपने व्यू, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो एक बार फिर से मैं आप सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा और एक बार फिर से मैं वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ
उस टॉपिक को कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि मैं XYZ किसी गेस्ट को लेके आऊँ तो प्लीज़ उस गेस्ट का नाम कमेंट करिए। सावधान रहे, सुरक्षित रहे।